लेकिन सूर की भाषा का मूल्यांकन करते समय कभी नहीं कहा गया कि इनकी भाषा दयाबाई सहजोबाई बाई की भाषा से मिलती है या इनकी भाषा पर फला कवित्री का प्रभाव है, नहीं कहा। तो एक तरह से हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम स्त्री साहित्य का मूल्यांकन करते हैं तो उसके साथ अन्याय करते हैं, या हमारा पक्ष, हम एक पक्षीय होते हैं। हमारा हम जब भी काव्य शास्त्र की बात करते हैं तब भी हम एक पक्षीय होते हैं। शिक्षा की बात करते समय तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसको कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए, किसको कौन सी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही साहित्य की आलोचना की बात आती है, हमारा जो दृष्टिकोण है वह एकांगी हो जाता है। कविता पर, जैसे आज तक कबीर की कविता को लोग फोकट का माल कह देते हैं। कबीर की कविता पर वो कहते हैं कि इन्होंने बस कविता हो गई, इन्होंने कविता की नहीं, कविता बन गई। ऐसे ही है, इनकी कविता में शास्त्रीय गुण नहीं है। तो यह शास्त्रीयता का जो आधार है काव्य रचना के लिए, वह कहाँ से आता है? यह मानक कौन सुनिश्चित करता है कि रचना में शास्त्रीयता, शास्त्रीयता जब हम कह रहे हैं तो उसका अर्थ होता है काव्य शास्त्र। तो रचना में काव्य शास्त्र कहाँ से आता है? शिक्षा से आता है। हम अध्ययन करते हैं तो एक वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया गया और ये कहा गया कि महिलाओं की बुद्धि क्या होती है, दो अंगुल, मतलब वो सिर्फ भात बना सकती हैं और पतीले कुकर में नाप सकती हैं कि 2 अंगुल जहां चावल है उसके लेवल से 2 अंगुल पानी डाल दीजिए, पक जाएगा उनके लिए, बस इससे ज्यादा उनकी बुद्धि नहीं। भात बनाने से के अलावा उनकी बुद्धि नहीं। तो यह जो भाव है कि चावल बना सकती है, भात बना सकती है, बेसिकली मूर्ख होती है। एक कहावत, सामान्य कहावत है। आपने, जैसे एक छोटा उदाहरण हम दें आपको कि महिलाओं का रिजर्वेशन, गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तो उसमें महिला रिजर्वेशन है, महिलाएं बनती भी हैं, प्रधान बनती हैं। लेकिन एक शब्द बहुत प्रचलन में है, प्रधानपति। आप सबने सुना होगा प्रधानपति। तो ये प्रधानपति कौन है, क्या करते हैं, इस पंचायत में इनका क्या योगदान है? आपने कभी विचार किया कि प्रधानपति, यहाँ तक कि लखनऊ में जब प्रधानों की मीटिंग होती है, अभी पंचायत चुनाव हो जाएगा, महीने 2 महीने बाद इनकी मीटिंग होती है और उसमें अधिकांश प्रधानपति जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। एक उन्नाव की मुझे याद है, आज से जब पहले चुनाव हुआ था 5 साल पहले की बात है, कि एक पेपर में आया था ये बात कि एक प्रधानपति ने ये कहा कि हमारी जो स्त्री है वो यहाँ पर आएगी और हमको कोई 1 करोड़ रुपया भी दे, 1 करोड़ रुपया भी दे, तब भी हम अपनी पत्नी को यहाँ नहीं आने देंगे। आप समझिए कि तभी तुम चुनाव क्यों लड़ रहे, क्योंकि निर्णय तुम ले सको। मैत्री पुष्पा की एक कहानी है फैसला, आप उस कहानी को पढ़िएगा। एक संग्रह जो हमने निकाला था स्त्री आख्यान वाला, तो अलक्षित आख्यान नाम से, उसके पहले स्त्री विमर्श नाम से कहानियों का संग्रह है, या उनके मैत्री पुष्पा की खुद की अपनी कहानियों का जो संग्रह है, उसमें देखिए चिट्ठी के रूप में एक कहानी लिखी गई है, फैसला। तो बहुत बढ़िया कहानी है वो, विमर्श की दृष्टि से। आपको कई बार पढ़ते हुए लगेगा कि इसमें विमर्श कहाँ है। जैसे एक कहानी है नमिता सिंह की गणित, आपको देख के लगेगा इसमें विमर्श कहाँ है। जब पूछेंगे तो अंत जो उसका होता है, एक शब्द, एक लाइन, एक वाक्य भी कहीं ले जाके आपको जोड़ देता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो वो भी प्रधानपति ही होते हैं, जितने प्रधानपति होते हैं, तो यह शब्द का आविष्कार कैसे हुआ और प्रधानपति की क्या भूमिका होती है। यानी स्त्री जो है वह चौपाल में नहीं बैठ सकती। अब रिजर्वेशन है तो मजबूरी है, तो अपनी पत्नी को इलेक्शन में लड़ा दिया, वो चुनाव जीत गई, लेकिन इसके बाद उसका काम खत्म। तो यानी स्त्री बुद्धि से कम होती है, मूर्ख होती है, अतार्किक होती है, भावुक होती है, तब्बू होती है, तो वह उसे निर्णय लेने में असुविधा, अतार्किक होने के कारण, भावुक होने के कारण वो कठोर निर्णय नहीं ले पाती है, इसलिए उसको आगे आना पड़ता है। यह कितना अतार्किक बात है और कितने बड़े तर्क के साथ कही गई बात। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कितनी बड़ी अतार्किक बात, कितने
आराम से बड़े तर्क के साथ कह दी गई कि स्त्री के ये गुण है। जबकि गांधी जी ने स्त्री के इन्हीं गुणों को, दया, माया, ममता, मोह गुणों को स्वाभाविक और प्राकृतिक गुण कहा है कि ये उसके प्राकृतिक गुण है। बाकी गुण क्या है? आप अर्जित किए, बाकी गुण अर्जित गुण है, ये प्राकृतिक गुण है। तो उसके प्राकृतिक गुणों को नकार कर, उसकी जो खूबियां थी उसे नकार कर अप्राकृतिक गुणों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है ना? रफ टफ ब्यूटी, कठोरता, ये इन सब चीजों को पुरुष के एक गुण कहे गए और इसको बढ़ावा दिया गया। तो यह हमारे इतिहासकारों ने, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भी अपने इतिहास में यह भेदभाव, यह दोहरा मानदंड अपनाया और स्त्रियों के द्वारा लिखे गए साहित्य को नकारा। आप तुलसीदास को जानते हैं, हम सभी तुलसीदास को जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी रत्नावली भी लिखती थी कविता, उसको कभी आपने पढ़ा है? रत्नावली ने 202 और कहीं कहीं पर 200 दोहे मिलते हैं, है ना? तो दो दोहों में चूंकि रतन नाम दर्ज है, तो जो रतन है उसको निकाल देते हैं लोग, तो कहते हैं 200 दोहे हैं, और जहां पे 4 दोहों में रतन है तो वो मानते हैं कि 198 ही है दोहे जो रत्नावली के हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि रतन भी रत्नावली ही है और जिनके 100, इस तरह से 202 दोहे हैं। लेकिन रत्नावली को आप नहीं जानते। रत्नावली ने जो लिखा, बेशक वो स्त्री विमर्श या स्त्री एक वर्ग के लिए नहीं लिखा, वर्गीय चेतना रत्नावली में नहीं थी, वो स्त्री का दुख दर्द उन्होंने लिखा होगा, इसलिए वो नीति की बातें थी। स्त्री को कैसे रहना चाहिए, सास ससुर से कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति से कैसे व्यवहार करना चाहिए, देवर से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब लिखा। जैसे घी को घट है कामिनी पुरुष तपत अंगार, रत्नावली घी अगिन को उचित न संग विचार, एक साथ रहना उचित नहीं। ठीक है कि वो विमर्श वाली रचनाएं नहीं, लेकिन उस समय विमर्श का जमाना भी नहीं था, विमर्श की सोच भी नहीं थी, तो वह चेतना, वह क्या कहेंगे, वह उग्रता, वह चेतना या उस तरह के भाव नहीं थे स्त्री के मन में विमर्श को लेकर। लेकिन उनकी अपनी और सामाजिक एक अभिव्यक्ति तो थी ही, जिसको आप नकार नहीं सकते। तो आदिकाल में वीर रस की रचनाएं करती थी, कुछ दोहे उनके मिलते हैं जिसको सावित्री सिन्हा ने दर्ज किया है। तो हम जो है, चाहे हम एक मानते हैं कि स्त्री की संख्या कम है, क्योंकि वो शास्त्र नहीं बैठ के रच रही थी, रचना नहीं कर रही थी कभी भी। निकाय के लोकाश्रय में आपको हमने शुरुआती दौर में ही पहले दिन बताया था, उसी समय कहा था कि 3 तरह के साहित्य लिखे गए, धर्माश्रय में, लोकाश्रय में और राजाश्रय। तो राजाश्रय में तो बड़े जो रचनाकार जिनको पैसा चाहिए था और या जो मनोरंजन करते थे या राजाओं की तारीफ करते थे, चारण टाइप के हुए। लोकाश्रय में जो लिखे गए वो सबसे ज्यादा स्त्री साहित्य लिखा गया, लेकिन उस साहित्य को भी नकार दिया गया। तो स्त्री लेखन कभी हमारे मूल्यांकन का विषय बना ही। आप लोगों तो ऐसे कैसे टॉपिक चुनते हैं, आपको लगता है सरलता। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श का दौर आया तो आजकल जितनी भी सिनॉप्सिस आती है, स्त्री विमर्श दलित विमर्श, स्त्री विमर्श खूब होने लगी, इतना काम हो चुका है, उसी में घुमा फिरा के हो रहा है। लेकिन प्राचीन साहित्य में अगर ढूंढने कह दिया जाए स्त्री लेखन को लेकर कि प्राचीन भक्ति काल में प्राचीन जो कथाएं हैं उसमें और आज की स्त्री विमर्श या रचनाकार जो लिख रही हैं उसमें कहीं भी तुलनात्मक, किसी का मूल्यांकन, किसी एक आधार की खोज। हमने कहा ना पहले दिन कि भाई न्यूटन से पहले भी सिर्फ जमीन पर ही आता था, उन्होंने एक थ्योरी दी गुरुत्वाकर्षण की। तो इसी तरह से विमर्श की थ्योरी आज भले बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्त्रियों के साथ होता नहीं था या स्त्रियां विरोध नहीं करती। स्त्रियां तब भी विरोध करती थी, तब भी अपनी बात रखती थी, भले उनका व्यक्तिगत कह के या नकार दिया गया इसलिए कि स्त्री कहीं भी विचारों में या उसकी बात को महत्व नहीं दिया जाता, आज भी नहीं दिया जाता है। जो पंचायत कह दे, खाप पंचायतें इसी का एक रूप, खाप पंचायतों का नाम ऑनर किलिंग इसी का एक रूप है। प्रेम जैसा बड़ा मानक, आदर्श मानक को कितने नीचे गिरा दिया गया कि प्रेम करना स्त्री के लिए, हंसना बोलना स्त्री के लिए कैसे मानक बन गए। हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चले तो
एड़ी न दिखे, हंसे तो दांत न दिखे, ये सब सारे मानक और आदर्श एक दब्बू स्त्री का निर्माण करके एक आदर्श स्त्री बनाया गया। वह अपनी बात न कह सके, वह आंख मिला न सके, वो जितनी ही लज्जाशील हो उतनी ही श्रेष्ठ स्त्री, उतनी ही आदर्श स्त्री। तो आदर्श स्त्री का निर्माण जो अपने व्यक्तित्व को खत्म करे, स्त्री अगर अपने व्यक्तित्व को खत्म कर दे तो एक आदर्श स्त्री आपके सामने खड़ी हो जाती है। इस तरह से स्त्री के मूलभूत और नैसर्गिक गुणों को नकार कर, आप कह सकते हैं नैसर्गिक गुणों को नकार कर एक थोपे गए गुण को महत्व दिया गया, ठीक है ना। और पुरुष ने जो अर्जित किया उसी को महत्व दिया। इसीलिए एक स्त्री कहती है कि मैं स्त्री, हमारे भारतीय समाज में स्त्री जो है वह पृथ्वी के समान है और जो पुरुष है वह सूर्य के समान है ना। वह उतना ही प्रकाशित हो सकती है जितना वह सूर्य उसे प्रकाश देता है, उतनी ही वह प्रकाशित हो, और अन्यथा वह स्त्री रात्रि है और पुरुष दिन है। आप उसके सारे बाकी एक वाक्य में आप समझ लीजिए, बाकी आप। और ये नहीं है कि सिर्फ हमारा भारतीय समाज नहीं, दुनिया भर में स्त्रियों का शोषण इसी रूप में होता है। आप क्या जानते हैं कि बलात्कार जैसी घटनाएं जो घटती हैं वह एक स्त्री के साथ नहीं होती है, एक के साथ करके दुनिया भर की स्त्रियों को इससे डराया जाता है, उसको कमजोर साबित किया जाता है और डराया जाता है, उसको बताया जाता है कि इस तुम्हारी यही औकात, तो उसकी औकात दिखाई जाती है। ये और जितने ऐसा नहीं, देखिए शरद चंद्र के साहित्य की जब हम बात करते हैं तो वहां स्त्रियां रोती धोती आपको मिल जाती हैं, और कई बार लगता है कि ये स्त्री जो शरद चंद्र की स्त्री है, शरद चंद्र कितनी स्त्री को लेकर कितने भावुक हैं, कितने दर्द को समझते हैं, बेशक समझते हैं, लेकिन शरद चंद्र की कहानियों में रोती धोती 12 साल की विधवा, 8 साल की विधवा औरत उसी घर में रहने को अभिशप्त, उसके दुख को तो समझते हैं, लेकिन उसके लिए जो आगे बढ़कर एक बड़ा मानदंड खड़ा करना चाहिए, बड़ी विचार शरद चंद्र वो नहीं लाते। वो सब उसके दुख से दुखी होते हैं, उसके दुख को व्यंजित करते हैं, उस जितनी भावुकता के साथ कहते हैं कि पुरुष समाज के सामने आए उनका साहित्य तो उस पर विचार करे, लेकिन विचार कौन करता है? क्योंकि अब बहुत बड़ी एक बता तो दिया, लेकिन कोई ऐसी एक रेखा नहीं खींचते हैं जिस पर चले, स्त्री चले या पुरुष। न पुरुष के लिए मानक बनाया ना स्त्री के, रोती धोती आंसू बहाते स्त्री के दर्द को आपने समझा और अपने साहित्य में समेट। ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं, आप काम कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, आप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कैसे। और दूसरी बात जो आज लिखा जा रहा है उसमें स्त्री लेखन और पुरुष लेखन। अब जैसे एक उदाहरण दें, हम सुरेंद्र शर्मा का एक उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए, और मैत्रेयी पुष्पा का एक उपन्यास है ईदन नमक। बीच से काट कर बोल रहे हैं, अभी आगे बोलना चाहिए था जो जिसे मैंने अभी कर दिया। तो मुझे चाँद चाहिए और ईदन नमक, दोनों में स्त्रियां संघर्ष करती हैं, दोनों में का शोषण होता है, लेकिन मैत्रेयी पुष्पा की जो स्त्री है वो कहती है मंदा कि ईदन नमक यह मेरा नहीं है, और एक को चाँद चाहिए। तो जो जिसे चाँद चाहिए उसकी परिणति देख लीजिए, एक पुरुष कथाकार के द्वारा लिखा गया उपन्यास और एक महिला कथाकार के द्वारा लिखा गया उपन्यास, दोनों का अंतर देख लीजिए। जब हम ये बात कह रहे हैं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो पुरुष है वो महिलाओं की संवेदना को नहीं समझते, हमें नहीं कह रहे, लेकिन हाँ एक दृष्टिकोण बना बनाया जो दृष्टिकोण है उसकी निर्मित कहीं न कहीं उसमें अनुकूलित होता है पुरुष या स्त्री। तो जितनी संवेदना जितनी गहरी संवेदना स्त्री के भीतर होगी, स्त्री सवालों को लेकर, ध्यान दीजिए, स्त्री सवाल को लेकर जितनी संवेदना पुरुष को होगी उतनी गहरी संवेदना स्त्री को होगी, उतनी गहरी संवेदना पुरुष की को नहीं, क्योंकि वो उससे गुजरता नहीं। इसीलिए रामेश्वरी नेहरू ने, आप स्त्री दर्पण एक पत्रिका है जिसका संपादकीय लिखती थी उमा नेहरू, रामेश्वरी नेहरू, तो रामेश्वरी नेहरू ने एक सवाल किया था, इसको हम बाद में और विस्तार से करेंगे, कि सवाल किया था स्वतंत्रता सेनानियों से या सामान्य भारतीय पुरुषों से कि तुम्हें अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी
से तुम जितने पीड़ित हो, दुखी हो, परेशान हो, तुमने कभी ये विचार किया कि तुम्हारे घरों में जो स्त्री है हजारों सालों से उस गुलामी के दंश को झेल रही है, कभी उस पर भी विचार किया? कभी एक बार उस पर भी विचार करके देखो। तो यह एक स्त्री कह सकती है। इसी तरह से आप जो स्त्रियां अंग्रेजों को दुआ दे रही थी, अंग्रेजी राज की सलामती की मांग कर रही थी, वह सलामती की मांग क्या थी और क्यों कर रही थी? स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे और सीमंतनी उपदेश में एक अज्ञात विधवा महिला ने जब अंग्रेजी राज को कहा कि बहुत सलामत रहे यह राज्य, तो क्यों कहा? क्योंकि हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों के दमन के जो नियम बनाए गए थे, उनके खिलाफ वो दूसरे कानून बना रहे, तो अच्छा नहीं लग रहा था हमारे यहाँ के पुरुषों को, लेकिन वो कानून बना चाहिए। जैसे दलितों ने कभी नहीं अंग्रेजी राज का विरोध किया, क्योंकि जिनके अंग्रेजी राज का विरोध इसलिए नहीं किया कि उनको शिक्षा में, बाकी चीजों में बराबरी की भागीदारी की बात हो रही थी, तो उसे ये हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जो सुख सुविधाएं पुरुषों को मिली हुई हैं, स्त्रियों के का शोषण कह लीजिए, क्योंकि हर पुरुष, हाँ ये ध्यान रखिएगा, हर पुरुष शोषक, हर स्त्री शोषित नहीं है। ये विचारधारा है जो एक तरह की मानसिक बनावट है, जिसमें हम रस बस गए हैं, वही हमको ठीक लगता है। तो आप उससे जरा भी डिगना नहीं चाहते, क्योंकि उसके द्वारा आपको वह सुख सुविधा मिल चुकी है, उन सुख सुविधा का थोड़ा लाभ आपको मिल चुका है, तो आपको वो उसमें आप इतने अनुकूल, स्त्रियां भी इतनी अनुकूलित हो गई हैं कि उनको वही ठीक लगता है, उससे इधर उधर नहीं जाना चाहती है, उनको ठीक लगता है, आपको भी ठीक लगता है। आप देखिए कि आज की भौतिकता कुछ साल पहले तक 60 के दशक से जब विमर्श शुरू हुआ, सोच लीजिए 21वीं शताब्दी, आप मान लीजिए 20 साल पहले तक पुरुष नहीं चाहते थे कि उनके घरों की स्त्रियां नौकरी करें। नवजागरण के समय में भी पुरुष नहीं चाहते थे कि स्त्रियां पढ़ लिख के बाहर की दुनिया में जाए, खासकर सामंती परिवेश, खासकर बड़े घरों के सवर्ण स्त्रियां नहीं चाहते थे कि वो घर से बाहर निकले। क्यों नहीं चाहते थे? और आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहता है कि कितना अच्छा हो, चाहे विशिष्ट बीटीसी वाली ही मिले, लेकिन क्योंकि दोनों नौकरी करेंगे तो जीवन की जो मिनिमम सुविधाएं हैं उससे एक की नौकरी से नहीं चलता, दोनों करेंगे तो जीवन की जो न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं हैं वो इजीली हमें मिल जाएंगी। समझ गए ना? ये सोच आपको बाहर निकलने को मत, और उसमें भी चाहते हैं कि कितना अच्छा हो कि घर के पास मिल जाए, घर भी देख ले, बच्चे भी देख ले, माता पिता को भी देख ले, और 4 पैसे घर में भी आ जाए, ये कोशिश। कुछ जो थोड़ा हायर लेवल वाले हैं वो सोचते हैं कि डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ऐसी, लेकिन वो नौकरी करे जिसमें आप कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, वो नौकरी करे जिसमें वो सुरक्षित है। ज्यादा से ज्यादा समय यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली जितनी महिलाएं हैं, कॉलेजों में पढ़ाने वाली जितनी महिलाएं हैं, वो एक आईपीएस या डीपीएसपी, एसएसपी जो महिलाएं हैं उसकी अपेक्षा कम समय दे, पढ़ाया, घर में आए, तैयारी करना है हमको पढ़ाने के लिए, तो हम घर में बैठ के करेंगे, उसके लिए हमें बाहरी दुनिया से मेरा संपर्क कम, बाहरी दुनिया से संपर्क को काट कर घर के भीतर रखना स्त्री के लिए और पुरुष के लिए ज्यादा सुरक्षित लगता है कि वो घर के भीतर स्त्री है सुरक्षित, बाहर की दुनिया में असुरक्षित है भी, हम इसे नकार नहीं रहे, लेकिन किसके कारण असुरक्षा? आप उन कारणों पर विचार करने के बजाय जो सबसे इजी, सबसे सरल था, वह घर के भीतर स्त्री को कर और परतंत्र बना दिया। तुलसीदास जैसा व्यक्ति जहां लिखता है कि पराधीन सुख सपने उनाई, वही दूसरी लाइन आती है कि जिम स्वतंत्र हुई बिगड़े नारी, स्त्रियां स्वतंत्र होकर बिगड़ जाएंगी। एक तरफ इतनी गहरी सहानुभूति कि पराधीन सुख सपने उनाई, और दूसरा जिम स्वतंत्र हुई बिगड़े। बहुत सारी स्त्रियों के खिलाफ बहुत सारी बातें, बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, सती का महिमा मंडन किया गया है। कबीर जैसा विचारक भी स्त्री के बारे में क्या कहता है? कबीर, अब एक सरल तर्क और मिलता है लड़कों को, कहते थे लड़कों क्या मतलब सबको, कि देखिए कबीरदास जी अगर स्त्री की उपेक्षा करते तो स्वयं अपनी आत्मा को स्त्री क्यों बनाते? तो स्वयं कहते हैं कि जीवात्मा जो है स्त्री है और परमात्मा जो है पुरुष है। आप इसके पीछे जाइए, ये कहने के पीछे चूंकि समर्पण भाव, गुलामी का भाव, दासता का भाव, स्त्री का भाव, क्योंकि स्त्री
को पतिव्रता बनाकर पुरुष पर क्या कहते हैं, समर्पित होने का भाव स्त्री के पास, उसके लिए बहुत सारे मानक बने। इसलिए उन मानकों के साथ कबीरदास की जो जीवात्मा है वह स्त्री रूप में परमात्मा के सामने। इसीलिए कहते हैं कबीर प्रीतड़ी तुझ सो बहुगुड़ी आले कंद, जो हंसी बोलूं और सो नील रंगाऊं तन। अब आप अंतिम लाइन पर कि प्रीतड़ी सिर्फ एक, प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति से हो सकता है, और वह जो हंसी बोलूं और सो नील रंगाऊं तन। अगर किसी से हंस के बात करूं तो जैसे होता ना मुंह काला करना, अपने दांतों को काला कर लेना, तो यह भाव है कि जो स्त्री है, पुरुष की स्त्री है, आप एक पति पत्नी की मानक को जब अपनाया है तो पत्नी का देखिए कि मानक को लेकर चलिए कि शादी के बाद पुरुष ही परमेश्वर है। अगर वो दूसरे से हंस के भी बोल दे, जो मैंने पहले दिन आपको कथा सुनाई थी ना कि स्त्री कौन, आदर्श स्त्री कौन, और मध्यम स्त्री कौन, कनिष्ठ स्त्री कौन, और नीच स्त्री कौन, ये जो 4 मानक हैं उसमें अपने पति के अलावा संसार में किसी को जन्मा हुआ न माने। जो हंसी बोलूं और से दूसरे से हंसकर बोलूं भी तो मेरा मुंह काला, यानी कि बोलना भी एक तरह का पाप है, एक तरह का व्यभिचार है। ये मानक है कबीर मध्यकाल में। तो यह जो भाव है वह स्त्री के ऊपर थोपा गया भाव है, और इसी मानक को इतना महिमा मंडित किया गया कि स्त्री स्वयं इन मानकों के साथ अपने आत्मिक विकास को किया, अपने को महिमा मंडित किया। उसको महिमा मंडित क्या कहेंगे, मेरे पास कोई शब्द नहीं याद आ रहा है। आप इसको ऐसे सोचिए कि स्त्री को स्वयं लगने लगा कि मैं एक, मेरे भीतर सती स्त्री को लगने लगा, या जो स्त्री इस तरह का करती है कि मेरे भीतर एक दैवी शक्ति, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पतिव्रता धर्म का पालन करके मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे भीतर एक दैवी शक्ति। तो या वो अपने भीतर खुद ही इस तरह की शक्तियों का अनुभव करने लगे। और आप देखते हैं कि आप कल सोच के देखिए, आपके टॉपिक से थोड़ा हट के बात है कि किसी देवी के मंदिर में चले जाइए, या किसी ओझा सोखा या आमिल के पास चले जाइए, तो क्या करते हैं, जितनी भी भूत प्रेत से ग्रस्त और खासकर रोती धोती सही है कि मानता का झुंझुना दिया गया है बाकी, तो जितनी भी रोती धोती स्त्रियां खेलती है, मैम स्त्री ही नहीं, जिसे भी महानता का झुंझुना दिया गया उसे छोड़ा गया, पुरुष की जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया गया उसके लिए बहुत सारे बंधन लगा दिए गए। क्या हम समझे नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि स्त्री जो भी आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, चंद्रशेखर भैया आवाज कट रही है। चंद्रशेखर फिर से बोले, चंद्रशेखर बोले। महानता का झुंझुना दिया गया, उसे छला गया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उस पर बहुत सारी पाबंदियां थी। अगर वो कुछ गलत करते तो बाद में कहते अरे यार ये तो राम है, इसको हम ऐसा नहीं समझे थे, ये तो बहुत गलत निकल गया। जिसको भी महान बनाया गया उसे छला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, ठीक बात है, ठीक है, महानता का छला गया। आप जानते हैं राम के बारे में, मैं राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और राम की परीक्षा नहीं ली गई थी। राम को अगर इतनी मर्यादावादी थी तो स्वयं अग्नि परीक्षा राम को भी देनी चाहिए थी। और राम के द्वारा मूल देखिए, रामचरितमानस जो है वो बाद में लिखा गया। जो मूल रामायण है, जिसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं, उसमें आप राम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये राम है। राम ने ये कहा था जब सीता आई और सीता से बात नहीं किया, लक्ष्मण को ले आना पड़ा। सीता को अशोक वाटिका में जब सीता थी तो उनसे इंतजार करती रही कि राम आएंगे और मिलेंगे और मुझे ले चलेंगे, ऐसा सम्मान। लक्ष्मण जब लेने आए तो पहला आश्चर्य हुआ, जब वहां पर सीता गई तो सीता से राम ने पूछा, कुछ सवाल किए सीता ने, तो राम ने कहा कि मैंने तो अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया।
अब आप स्वतंत्र हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। ठीक है ना, ये है उसका उसका श्लोक संख्या हम ये सब आपको बता देंगे। तो ये कहा कि आप हाँ, कि आप स्वतंत्र हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। आप देखिए कि जिसको हम बार बार लोक साहित्य कह रहे हैं ना, हम यही कहना चाह रहे हैं कि असली साहित्य जो सीता का दुख दर्द है वह लोक में व्यक्त, लोक में जितने सोहर बने हैं, आप देखिए कि उन सोहरों में आप जो गाती हैं महिलाएं या जो विवाह गीत है, उसमें असली स्त्री का दर्द है। जब सीता को छोड़कर वन में चले आते हैं लक्ष्मण, जब आती हैं, और धोबी का कहते कि धोबी का वो कथन नहीं था, उसके पीछे एक लोक कथा है, कथाओं में तो नहीं मिलता, और न ही वहां पर कहीं राम के, अरे क्या कहते, तुलसीदास के साहित्य में है, लेकिन लोक में है। आज भी मिथिला के में लोक में कहा जाता है कि राम की एक बहन थी शांता, तो शांता बार बार रावण के बारे में पूछती थी कि रावण कैसा था, कितना बलशाली था, तो कभी कभी सीता बता दिया करती थी। तो एक बार पूछा कि रावण दिखता कैसा था, तो उन्होंने जमीन पर रावण का चित्र बनाया। इतने में राम आ गए, तो सीता अंदर चली गई और वो चित्र राम ने देखा, और उनकी बहन जो शांता थी दिखाया, बल्कि बुला के कुछ लोग कहते ले आके दिखाया, और कहा कि आज भी सीता जो है रावण को भूल नहीं पाई है। सीता के मन में कहीं न कहीं रावण रह गया है, और इससे निराश होकर राम ने उनको वनवास दिया था दोबारा। और जब बच्चे हुए तो आप देखिए कि सीता का एक संघर्ष देखिए कि सीता को जो सीता है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, चाचा का नाम गीतों में मिलता है कि वो राम का नाम नहीं बताती, दशरथ के पौत्र हो चाचा का बताती है कि लक्ष्मण तुम्हारे चाचा है, काका है, और सब बताती है, लेकिन राम पिता कौन है ये नहीं बताती। इसीलिए राम को न बच्चे पहचानते हैं न राम को जानते हैं। जब लेने आते हैं और रोते हैं, या सीता की हाँ कुछ ठीक है, तो वो सीता वो जो लोकगीत है उसमें है कि सीता स्वयं जब बच्चे उनको लौ और कुछ पैदा होते हैं, तो वो स्वयं अपने से उजाला करती हैं, और अपनी लकड़ी से, सीता लकड़ी से किए अजोर संतति मुख देखें, इस तरह की कथन आते हैं कि स्वयं उजाला करती हैं और अपने बच्चे का मुख देखती है। तो यह जो दुख दर्द है ये स्त्री समझती है। सीता कैसे जंगल में सो रही है, क्या खा रही है, कैसे वो क्या कर रही है, ये सब लोक में मिलेगा आप शुरू से लेकर आखिर तक, वो किसी बड़े साहित्य में नहीं मिलता है, आप ये लोकगीतों में है। तो यह जो एक बड़ा जिसकी तरफ सुमन राजे ने इशारा किया कि जो आधा इतिहास में, तो आप पढ़िएगा आधा इतिहास, बहुत ही रोचक है एकदम। कई बार तो लगता है कि शुरुआती दौर के जो उसके 150-200 पेज हैं, वो आपको कथा की अनुभूति कराते हैं, इतिहास से ज्यादा कथा की अनुभूति कराते हैं। बहुत अच्छा से लिखा है कि कैसे हम असली जो साहित्य था, महिलाओं का साहित्य था, उसे कैसे नकार दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हमारे मर्यादा की आड़ में आप बहुत सारे काम ऐसे करते हैं या करने को विवश किया जाता है जो स्त्री स्वतंत्रता जिससे बाधित होती, जिसे विमर्श के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। जैसे हम आपको जैसे इस भूमंडल पर कुछ वो है, स्त्रियों के बारे में कुछ स्वतंत्र शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में स्वच्छंद यौनाचार के लिए करने वाली स्त्रियों के लिए 220 शब्द हैं, जिनमें से अधिकतर अपमानजनक है, लेकिन ऐसे ही पुरुष के लिए केवल 10 शब्द हैं, वो भी प्रशंसात्मक है। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, जितनी भी गालियां हैं, कई बार गालियां प्रशंसात्मक होती हैं, जैसे और प्रकारांतर से वो दी जाती है स्त्री को, देता पुरुष है, लेकिन प्रकारांतर से वो गाली होती है स्त्री के लिए। या क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक बहुत आप लोगों में प्रचलित गाली है, साले कह देने से कभी गुस्सा नहीं होते आप, किसी को कह दिया है, हाँ बिल्कुल, इस दृष्टि को देखने और बहुत समझने की जरूरत है। रामायण की बहुत कथा, आप पुराने साहित्य में, मैं बहुत सारे लड़कों से चाहती रही, और सच मानिए कि मैं चाहती रही कि पुराने साहित्य पर काम करें, कुछ विमर्शों के दायरे को लेकर और कुछ स्वतंत्र रूप से भी काम करें, लेकिन कोई ऐसे लड़के तैयार ही नहीं होते। उनको लगता है बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइब्रेरियों में इधर उधर भटकना पड़ेगा, इस तरह के। हम कहना चाह रहे थे कि अगर किसी को साले गाली कह दे, हमने कभी नहीं देखा है किसी को साला कह दे और वो टूट पड़ा हो, वैसे ही के लिए जैसे माँ बहन की गालियों के लिए टूट पड़ता है, नहीं मुस्कुराता है। तो क्या है ये जो मुस्कुराना है, हाँ ठीक है, अगर आप मुझसे मिले होते तो मैं आपको गाइड देती। मुझसे क्या मतलब, कोई
मिलके भी क्या करते हैं, जब तक आपका मन ना हो। आप मैम मैंने आपको फोन किया था उस दौरान, लेकिन आप थी नहीं, लीव पे थी उस समय। अच्छा, कोई बात नहीं। मैम नहीं तो हम विमर्श करना चाहती थी, परंतु बाद में टॉपिक चेंज कर दिया गया। कोई मिला ही नहीं तरह से बताने वाला, समझाने। विमर्श की ही बात नहीं बच्चे, हमें नहीं कह रहे कि विमर्श पर बात करिए। प्राचीन साहित्य में स्त्री के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि का मूल्यांकन करिए। लोक गीतों पर लीजिए, लोक गीतों में स्त्री पर लीजिए, या जितने भी गीत गाते हैं पुरुषों के द्वारा रचित जो शास्त्र है और जो महिलाओं के द्वारा लोक शास्त्र है, उन पर तुलनात्मक बात हो सकती है। बहुत सरलता से आप चाहें पत्र में रख कर ही करना चाहती थी, परंतु शुरू में कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया, मिला नहीं, तो मैंने टॉपिक भी लिया था तो दलित स्त्रियों पर लिया था, परंतु बाद में बदल दिया गया। मेरा टॉपिक हो गया अब्दुल बिस्मिल्लाह कथा साहित्य। ओके, चलिए आपको एक और बताएं कुछ रोचक तथ्य कह लीजिए महिलाओं के बारे में। जैसे अमेरिका में हत्या के शिकार जो महिलाएं हैं, उसमें 33% महिलाएं अपने प्रेमी या अपने पति या अपने पार्टनर के द्वारा मारी जाती है। कुछ कहना चाह रहे थे परमेश्वर? जी मैम, जैसे हम ये कहना चाह रहे थे मैम कि जो टॉपिक पे हम शोध कर रहे हैं उससे अमांतर भी तो हम बाद में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं जो है भक्तिकालीन साहित्य या पुराने साहित्य पे हम जो कुछ कहना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसको तो हम तो शोध के अतिरिक्त भी कर सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, ये खत्म थोड़ी ना होता है रिसर्च। ये तो एक तरह का आप समझिए कि आपको एक सीमित दायरे में आपको बांध दिया गया है, आपकी मजबूरी है, और कई बार शिक्षकों की भी अपनी मजबूरी होती है कि टॉपिक जो चाहते हैं काम हो चुका होता है तो आप नई दृष्टि से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो हो गया है तो हम वही लिखेंगे, हम अपना उसको पढ़ते हुए हम अपनी नई बात भी तो कह सकते हैं। तो हम उस पर ये सही है कि आपको, अगर आप कहीं बाय द वे आप इस क्षेत्र में आए कि पढ़ने पढ़ाने के, तो आप बहुत सारे वैसे भी नबी आए तो आप शोध परक लेख लिख सकते हैं, शोध परक अन्य किताबें लिख सकते हैं, लिखते ही है लोग। शोध परक देखिए, अभी रिटायरमेंट के बाद रिटायर के आसपास थे तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जब अकथ कहानी प्रेम की लिखी, ये तो बाद में लिखे बहुत, या इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ जो लिखे जाते हैं वो बहुत बाद में लिखे जाते हैं, कुछ इसमें नहीं। आप जरूर, लेकिन आपके दिमाग में हो कि मुझे, हाँ, ये जैसे आपके दिमाग में आप में से जितने लोग जुड़े हैं, अगर 50 लोग जुड़े हैं, अगर हम उसमें से एक के दिमाग में भी कोई नई बात, नया टॉपिक, नया विचार, नई दिशा एक के दिमाग में भी घुस जाती है तो ये सफलता है। चलो, एक व्यक्ति तो सोचा कि हाँ, इससे इतर भी बात हो सकती है। रामकथा के जितने रूप हैं, उन रूपों में सीता का स्वरूप, ठीक है ना, सीता ही नहीं, स्त्री है तो हमने सीता विमर्श के दृष्टि, किसी एक चरित्र को आप ले लें, है ना, उस चरित्र को, पुरुष चरित्र को लेंगे, या जितने राक्षस चरित्र, किसी एक का माइक खुला है, शायद आवाज गूंज रही है, किसी एक चरित्र को आप ले लें तो उस पर बात हो सकती है। आप कर सकते हैं। बहुत हमारा साहित्य, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, सारा साहित्य एक तरह से भरा पड़ा है इस तरह के ग्रंथों से, किताबों से, विचारों से, कथाओं से, है ना, भरा पड़ा है। और अब नहीं बदल सकता बच्चे, एक बार पास हो जाता है ना तो डीपीसी ही नहीं, वहां से पास होता है ना, फैकल्टी बोर्ड से, तो उसमें उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपको कारण बताना पड़ता है या गाइड ही कह दे, बदलता है, थोड़ा मुश्किल होता है, बदल जाता है। तो आप देखिए कि काम करने के जो अवसर हैं आपको, तमाम अवसर मिलेंगे, तमाम तरह के टॉपिक मिलेंगे। आप पीछे जाके देखिए, हमें तो लगता है कि पीछे जब आप जाते हैं, पीछे मतलब पुराने साहित्य में जाते हैं, संस्कृत साहित्य से हिंदी साहित्य, इन्हें जो भक्ति की धाराएं हैं, भक्ति पर भी बहुत लिखा गया, उसको सीमित कर दीजिए, बजाय एक ग्रंथ लिखने के एक बढ़िया टॉपिक, कुछ नया खोज, कुछ नए विचार, कुछ नए, तो आपको बहुत भरा पड़ा है हमारा। लेकिन हम लोग सीमित दायरे में, कराने वाले भी सीमित दायरे वाले हो जाते हैं, करने वाले को भी लगता है जल्दी जल्दी करके खत्म। कई बार तो कई लड़के बहुत अच्छा टॉपिक लेते हैं, वो लेते समय लगता है कि इस पर काम करें तो कितना बढ़िया है, लेकिन अंततः 4 साल 5 साल वो बिता देते हैं, बढ़िया काम नहीं कर पाते हैं, टॉपिक नष्ट हो जाता है, और जैसे तैसे करें, नौकरी मिल गई या मिलने वाली है, 30 नंबर जुड़ेगा और हायर एजुकेशन का फॉर्म आ गया, फलाने का आ गया, सबमिट करवा दे मैडम,
तो ये भी आती है समस्या कि हम चाहते तो हैं बहुत बढ़िया काम कराएं लड़की, तो मजबूरियां भी हैं, हम लड़कों को भी समझते हैं भाई उनकी भी क्या गलती है, 30 नंबर का पीएचडी पर मिलता है और 5 नंबर 7 नंबर और पर मिलता है, तो पीएचडी तो जरूरी है। तो लड़का भाई चलो ठीक है, ये टॉपिक ज्यादा समय मांग करता है, जल्दी जल्दी कर। या शुरुआती दौर में लड़के थोड़ा लापरवाही करते हैं, उतना बढ़िया से नहीं करते हैं, जब 4 साल बीत जाता है तो आखिरी साल में झटपट करके खत्म करते हैं। होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन काम तो भाई बहुत मन से करना चाहिए। रिसर्च का काम आप अपनी मर्जी से इस फील्ड में आए और आप देखिए कि अगर काम करें तो बेहतर रिकॉग्नाइज करने वाला लैंडमार्क काम भी हो सकता है, लेकिन निपटाने वाला काम 5 साल आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप लिया और जैसे तैसे काम को निपटा के धर दिया, अंत में अगर गाइड थोड़ा ज्यादा चेक करने वाला हुआ तो आप कह देंगे कि परेशान कर रहे हैं, ये है वो है। दुनिया भर के दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इससे भी बचता है। आज का अध्यापक कई बार परेशान, लड़कों को लगता है हम परेशान कर रहे हैं, तो इससे भी बचता है। तो काम किया जा सकता है, बहुत सारे आपके पास पड़े हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक हैं, लेकिन मेहनत देखिए किसी भी एक क्षेत्र में, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, कोई भी एक क्षेत्र, गाने बजाने नाचने तक का क्षेत्र, अगर आपने एक क्षेत्र में महारत हासिल कर ली तो आप सब पा लेते हैं। और कभी इधर से नोचा उधर, थीसिस आजकल लिखी नहीं जाती है, संपादित की जाती है। ये मैं कह रही हूँ संपादित इसलिए कि आप क्या करते हैं, थोड़ा एक पैराग्राफ वहां से लिया, एक पैराग्राफ वहां से लिया और लिख दिया, थीसिस बन गई। 4 पेज 10 पेज वहां से लिए, ये थीसिस नहीं है। आपके भीतर विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए। बताइए जरूर, आप उद्धृत करिए कि हाँ यहाँ ये लिखा है, यहाँ वो लिखा है, लेकिन विश्लेषण तो आपको करना है ना। या देखिए ये डिग्री बहुत ऊपर की है, हर डिग्री तो आपकी बीए में ही हो जाता है, लेकिन ये आपकी रुचि से आप इसमें आते हैं और इसमें आपको आप नई स्थापनाएं करिए ना। शोध तो यह है कि मैंने खोज के रख देना भी शोध है, लेकिन अपना एक विचार प्रस्तुत करना भी तो होता है। खाली हमने 10 किताबें पढ़ी और हमारे भीतर खाली यही आया कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, वो तो कोई भी पढ़ेगा तो जानेगा कि इसमें ये लिखा है। आपने कौन सी बड़ी बात कही? बड़ी बात तो तब है कि उन बातों को कहते हुए आप निष्कर्ष रूप में कुछ स्थापित करें, कुछ अपनी बात कहें, उन पर कुछ टिप्पणी करें, उन पे उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को, उनके कहाँ पर रह गई है कमी, इन सब बातों को भी तो आपको देखना होगा। सिर्फ लिख देना, उद्धृत कर देना नोच नाच के इधर उधर से, वो देखिए अधिकांश थीसिस आप 95% थीसिस ऐसे ही लिखी जा रही, 5% ही तथ्य और तत्व वाली होती, बाकी सब ऐसे। कुछ और पूछना है आप लोगों को? मैम, नरेंद्र कोहली का एक उपन्यास है युद्ध 2 भागों में, तो राम कथा ही है वो। तो हाँ। इसमें लास्ट में जब सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा के राम लाते हैं तो सीता इंतजार करती हैं कि राम अब मेरी परीक्षा लेंगे, राम मेरी परीक्षा लेंगे। फिर वो पूछती है कि राम, क्या तुम मेरी पवित्रता की परीक्षा नहीं लोगे? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि रावण ने बलात्कार किया होगा? तब उसमें राम कहते हैं कि मैं तो जानता ही हूँ पहले से ही कि रावण किस लिए ले गया है। मतलब रावण कोई अच्छा आदमी थोड़ा है कि वो ले जाएगा तो पूजा करेगा, वो मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन देखो, तुम खुद देखो इस युद्ध में मेरे शरीर पर कितने घाव लगे हैं, बहुत सारे घाव लगे हैं। तुम्हारा भी एक घाव लग गया तो उसमें मतलब क्या है? कुछ नहीं। मैं तो तुम्हें चाहता था इसलिए आया, बस हो गया, वरना मैं तो राजा हूँ, मैं तो और भी शादियां कर सकता था। बिल्कुल, ये पुराने मानक से थोड़ा भिन्न है ना, एकदम बढ़िया है। लेकिन फिर भी आप देखिए इसके एक कथन को पकड़िए कि मैं तो जानता ही हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं भी तो कर सकता है। खराब से खराब आदमी भी रावण के बारे में या भाई आदर्श रूप में हो सकता है प्रस्तुत किया हो, सीता को सीता बनाए, पवित्र बनाए रखने के लिए, सीता सावित्री जैसे में है सबके अपने किया होगा। लेकिन ऐसा भी तो है, कैरेक्टर ही ऐसा है इस कथा में, रावण का कैरेक्टर ही कई बार पूरे कैरेक्टर वाला व्यक्ति भी। देखिए एक जो हमने आपको बताया था कि नीलकंठ का एक उपन्यास है असुर, बताया था आप लोगों को, पढ़िएगा विमर्श पढ़ाते समय, कि एक असुर है, आप उसमें पढ़िए कि वहां है कि वो पूरी कथा ही एकदम छिन्न भिन्न हो जाती है। उसमें है कि रावण, उसका हिंदी रूपांतरण अंग्रेजी में है, उसका हिंदी रूपांतरण आ गया है। तो उसमें है कि जो सीता थी वो रावण की बेटी थी, वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि जब धनुष वाले प्रसंग में धनुष तोड़ने नहीं आया था, वो देखने आया था, और कैसे कैसे पूरी कथा एकदम
शिव का भक्त था इसलिए नहीं तोड़ा, इसके अलग अलग है। तो नई कथाओं पर हम कुछ सोचें तो जब पुरानी कथाओं को लेकर के फिर देखिए पुरानी हमने देखिए पुरानी कथा, आज का इतिहास जानते हैं कैसे लिखने की बात हो रही है। उत्तर आधुनिक दौर में हम वही नहीं कह सकते कि एक राजा था, एक रानी थी, फिर ये हुआ फिर ये हुआ। राजा रानी तो थे ही, उसके पर्दे के पीछे जो लोग थे, जो सामान्य जनता थी या सामान्य जन था, वह कैसा था, वह क्या सोच रहा था, ठीक है ना। क्या ये इतिहास के दायरे में नहीं आता? आता है ना। लेकिन हम उस सामान्य चेतना को ही दबा दिए, हम उस सामान्य चेतना को ही नष्ट कर दिए। हमारे लिए राजा रानी, उनके विचार, उनके आगे लेकर कहानी बढ़ गए। लेकिन सामान्य जनता क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, उसके क्या विचार थे, हमने इस पर गौर नहीं किया। तो आज उत्तर आधुनिक दौर में उस सामान्य जनता, जैसे कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श क्या है, जो हाशिए के लोग थे उनको केंद्र में लाकर उनके इस स्थिति पर, हाँ ठीक है, तो हम उस स्त्री पर विचार करने लगे, है ना, कि क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हम सामान्य स्त्री क्या थी उस समय, जब सीता थी तो सामान्य स्त्री की क्या दशा थी। सीता के समय में सामान्य स्त्री किस रूप में रह रही थी, उसके साथ कैसा व्यवहार होता था। तो ये भी हमारे सोच का विषय होना चाहिए। तो अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और टाइम हो गया है। मैम समय एक बात और थोड़ी सी कहें। हाँ बोलिए बोलिए। हरिशंकर परसाई का एक लघु उपन्यास है तट की खोज, उसमें एक पात्र है शीला, तो वो कहती है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का स्वाभाविक संबंध होना जरूरी है, जीवन के विकास का उत्तम मार्ग है, पर इस व्यापार में हम बेसहारे मानी जाती हैं और पुरुष सबल सहारा, इसलिए हर कीमत पर हर परिस्थिति में नारी को पुरुष का सहारा चाहिए ही, ऐसी धारणा जमकर बैठ गई है। पुरुष से अधिक नारी के मन में वृक्ष और लता का रूपक बन गया है। बस इसी हीनता ने हमारी ऐसी दुर्वस्था कर दी है। अगर यह सहारा न मिले तो क्या मेरी जैसी स्त्री मर जाए या जबरदस्ती दूसरे के जीवन को बिगाड़कर परिवार से कुमला के जो वृक्ष और लता का रूपक है, जिसमें स्त्री को लता और पुरुष को वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है, तो वर्तमान समय में क्या कोई मतलब जो प्रगतिशील स्त्रियां हैं जो बड़े पद पर हैं, उसमें एक सवाल नीचे आता है कि जो बड़े पद पर स्त्रियां हैं, जैसे मान लीजिए प्रोफेसर हैं या आईएएस हैं या जो बड़े पद वाली हैं, तो किसी ऐसे को अपना जीवन साथी चुन रही हैं जो जैसे पुरुष को लता का रूप दिया जा सके, उल्टा किया जा सके, उसको सहारा दिया जा सके। मतलब स्त्री अपने से लंबा पुरुष खोजे, अपने से बड़ा बुद्धि वाला खोजे और फिर कहे कि ये बड़ा बुद्धिमान बनता है। ये कहाँ की बुद्धिमानी? किसी बुद्धू को पसंद करो, ऐसा कुछ इसमें कहा जा रहा है। किसी बुद्धू को पसंद ठीक बात चाहिए तो ये, लेकिन ये तो जो आपका हमने अभी हमारे हम अभी तो मूल शुरुआत कर रहे हैं, अभी काफी दिन तक हम लोगों का कई लेक्चर होंगे, तो इसलिए अभी तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, अभी मूल विषय पर नहीं आए थे। कि होता है ना कि जो स्त्री, आप हमारे विमर्श की क्लास में थे। जी मैम, आपने तक तो पूरी वही बात बताई। हाँ, तो हम बता रहे हैं कि आप देखिए कि जो उदारवादी नारीवाद जिस पर हमें बात करनी है, और पूंजीवादी या मार्क्सवादी या समाजवादी नारीवाद और उग्र नारीवाद, है ना, तो जिसमें उग्र नारीवादियां हैं वो तो यही कहती है ना कि हमें अब चॉइस चुनने का हक हमें होना चाहिए, कि चॉइस हमारी होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि चॉइस दोनों की होनी चाहिए, है ना। सवाल ये नहीं कि चुनने का, आप देखिए कि आज भी समाज में चुनने का हक किसे मिला हुआ है? पुरुष को मिला हुआ है। और अब वैसे तो लड़के भी जूता उता चमका के और लड़की देखने जाते हैं, इसमें कोई कुटाई वही लगा के बाल वाल ठीक करके जाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन लड़कियां विशेष रूप से, खास तौर से त्वचा से लेकर बाल और सारे निखारने के उसमें कपड़े और हर चीज, चाल ढाल, गाना बजाना, पूछना और चाय का ट्रे लेके दिखाना, ये सब बहुत। तो ये चुनने का हक पुरुष को दिया। 5 मिनट में ऐसा क्या परख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? कितनी बड़ी प्रतिभा है भाई कि देखने जाते हैं लड़के और 5 मिनट में चुन लेते हैं। जो लड़की आपके साथ वर्षों आपकी क्लास में पढ़ती है और आपके लिए बातचीत करते हुए भी तय तो घर वाले ही करेंगे, है ना। इस तरह के जो मानक है, तो चुनने का हक पुरुष को दिया गया। और आज की लड़कियां भी जो ऊंचे पदों पर हैं, वो भी ऐसे आप किसी को देखा होगा, एक लड़का कम पढ़ी लिखी, एक आईएएस लड़का कम पढ़ी लिखी लड़कियों से
शादी कर लेता था, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की कम पढ़ी लिखी से शादी नहीं करती। यही जिसमें कहना चाह रहा हूँ। रुक्माबाई का उदाहरण हम किसी हमने रुक्माबाई का ताकत को दिखाएगा। तो हमने रुक्माबाई की कहानी आपको पढ़ाई, आपको सुनाई थी कि रुक्माबाई तलाक ली, जिसके पीछे कितनी कितनी कहानियां बनी, और रुक्माबाई को जेल में डालने की बात आई। रुक्माबाई को पर उनके पिता जो सखाराम थे उन पर दंड लगाया गया, बावजूद रुक्माबाई नहीं झुकी और उनका तलाक हो गया। तलाक इसलिए कि भारतीय समाज की पहली महिला थी जिन्होंने अदालती तलाक लिया अंग्रेजों के जमाने में, और जिनको भारतीय समाज ने कितना बुरा माना। महीनों सुधीर चंद्र ने पूरा रुक्माबाई पढ़ के देखिए, महीनों पेपर में निकलता रहा थोड़ा थोड़ा करके कि ये हमारे भारतीय समाज को ये अंग्रेज बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए अपने फैसले को वापस लिया, उनको 6 महीने का दंड दिया गया जेल में। तो रुक्माबाई कहेंगे कि हम जेल में रह लेंगे पर उनके साथ, उसके अनपढ़ के साथ नहीं जाएंगे। तो उनको फिर कहा गया कि हमारी, जब 6 महीने का दंड मिला तो कहा गया कि हमारी स्त्रियां अब अंग्रेज जेल में डाल रहे हैं। माने दोनों चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाले हालात में फिर पेपरबाजी हुई। कुल मिलाकर वो बाहर चली गई, तलाक हो गया, बाहर चली गई। 10,000 उस जमाने में 10,000 बहुत होता था का दंड दिया गया। उनके पिता ने भरा वो पैसे और चली गई बाहर, डॉक्टरी पढ़ के आई। और रुक्माबाई इसी समाज में रहकर समाज सेवा की, कई संस्थान, विधवा और स्कूल, अनेक संस्थाएं चलाई। और नव जागरण काल में प्रताप नारायण मिश्र ने रुक्माबाई पर व्यंग करते हुए लिखा कि क्या रुक्माबाई बनना चाहती है, ठीक है ना। रुक्माबाई जिन्होंने इतना सब किया, उस रुक्माबाई के लिए कहा गया कि क्या हमारे परिवार के समाज की लड़कियां रुक्माबाई बनना चाहती हैं। तो ये तो है कि चुनने का हक दोनों को मिलना चाहिए अपनी योग्यता अनुसार। अब आज बंद करते हैं क्लास, नेक्स्ट टाइम फिर इस पर नवजागरण क्या स्त्री आंदोलन से शुरू करें, ठीक है ना। अभी हमें लगता है कि मोटी मोटा आपके ठहरने पर थोड़ा आ गए हैं आप लोग के पास के, तो उस पर बात करेंगे। या आपके जो सवाल